हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएस होम स्टडी पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आपने जो मेरे पिछले वीडियो को जो प्रेम दिया मैं उसका आपके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान के अंदर जो सीईटी लागू हुई है वो क्या है। तो दोस्तों आज देखते हैं हम, जो मेरे साथी हैं उनको पता नहीं है कि सीईटी क्या है और इस सीईटी का एग्जाम किस लिए होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो 12th लेवल की सीईटी है वो उस एग्जाम को क्यों कराया जाता है, ये इसका मतलब क्या है। क्योंकि जो मेरे मित्र अभी 12th पास करके निकले हैं, जिनका सपना है कि मैं सरकारी नौकरी के अंदर जाऊं, उनको सबसे पहले ये एग्जाम देना होगा। अब क्यों देना होगा, ये एग्जाम किस लिए होता है, इस वीडियो के अंदर इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो की तरफ। तो राजस्थान सीईटी, यह है राजस्थान सीईटी। जो राजस्थान है उसके अंदर हम गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं तो अपने को सबसे पहले सीईटी का पेपर देना पड़ता है। इस सीईटी का मतलब है कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा ये जो परीक्षा है वो 12th लेवल पर भी होती है और ग्रेजुएशन लेवल भी होती है। तो उसके अंदर क्या आता है, ये क्या इसका प्रोसेस है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों देखते हैं हम सीईटी। सीईटी का मतलब समझ गए हो कि आप समान पात्रता परीक्षा। आपको पता है कि हम जब स्कूल के टाइम के अंदर थे तो हमारे जो वार्षिक पेपर होता था उससे पहले हमारी अर्धवार्षिक पेपर होती थी, जिसको पास करके हम वार्षिक तक पहुंचते थे। आप मान लीजिए ये उसी प्रकार का पेपर है कि हम पहले इस पेपर को पास करेंगे। ये समान पात्रता परीक्षा मतलब कि इतना समान लेवल के अंदर ये परीक्षा होती है। इसको पास करेंगे ना तो ये हमें अगले जो वैकेंसी आने वाली है जो 12th बेस पर होती है उसके अंदर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर पहले आती है अपने छात्रावास अधीक्षक 3rd ग्रेड। जो छात्रावास अधीक्षक है उसका 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके अंदर हम इस सीईटी लेवल को पास करके हम इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम ऐसे सीधी आप पेपर नहीं दे सकते कि हम सीधा पेपर अप्लाई कर सकते हैं फिर हम पेपर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमको पहले ये सीईटी है ना ये पास करनी पड़ेगी, तभी हम इसके लिए क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। और है क्लर्क ग्रेड 2nd। क्लर्क ग्रेड 2nd के अंदर भी हमको सीईटी पास करनी जरूरी होती है। और वन रक्षक एवं वनपाल, जो वन रक्षक एवं जो वनपाल होता है उसके अंदर भी हमको क्या चाहिए, सीईटी होती है, उसको चाहिए। तो तीसरा अपना चौथा अपना जमादार 2nd ग्रेड। जो जमादार 2nd ग्रेड है उसके अंदर भी अपन को क्या चाहिए, सीईटी। फिर हो गया अपना पुलिस कांस्टेबल, जिनका सपना है कि मैं राजस्थान पुलिस के अंदर जाऊं, तो इस सपने को साकार करने के लिए अपन को पहले सीईटी की आवश्यकता है। अपन को सीईटी की पेपर है उसको फाइट करके उसको पास करना पड़ेगा, फिर अपन को क्या कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, फिर अपन की अपनी नौकरी लगेगी। और अंतिम है इसका कनिष्ठ सहायक। जो कनिष्ठ सहायक है उसके भी अंदर क्या आते हैं, अपनी सीईटी 12th लेवल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपको जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी पहले अपने स्कूल टाइम के अंदर, वो उसी प्रकार की परीक्षा। हम इस पेपर को पास करेंगे ना तभी अपन अगले वाले पेपर के अंदर पहुंच सकेंगे और फॉर्म है जो फिल कर सकेंगे। तो इस पेपर होता है, इस पेपर के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या आती है 150। जो प्रश्न आते हैं उसकी संख्या क्या आती है, 150। और इस 150 प्रश्नों के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि जो राजस्थान के अंदर भर्तियां होती है उसके अंदर जैसे 1/3, 1/4 ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अपन का जो प्रश्न है उसको हम 4 प्रश्न गलत करेंगे तो हमारा 1 नंबर काटा जाएगा। इसके अंदर हम 3 प्रश्न गलत करेंगे तो हमारा 1 नंबर काटा जाएगा। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि आप इसके अंदर तुक्का ठोक के भी आ सकते हो, लेकिन आपको तुक्का ठोकना नहीं है, ठीक है। इसको अपनों को प्रश्न
दिमाग से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है कि ताकि हम 40 गुना की लिस्ट के अंदर 40% हमको इस परीक्षा को पास करना है। 40% का मतलब आप पूछोगे कितना होगा, तो कम से कम 120 नंबर इस परीक्षा के अंदर आना चाहिए। तो इसके अंदर प्रश्नों की संख्या होगी 150 और इस प्रश्नों की संख्या और इसके कुल अंक है 300। मतलब प्रत्येक प्रश्न अपन को 2 नंबर का देखने का मिलेगा। जो 150 नंबर है, 150 प्रश्न है, उनका अंक है कुल वो है 300। मतलब हम 150 प्रश्न करेंगे, हमको 300 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमको 40% इसके अंदर मार्क्स खिलाना बहुत जरूरी होता है और अच्छा स्कोर इसके अंदर कम से कम आपको अधिकतम कम से कम 120 और अधिकतम आपको 180 से 90 के अंदर 180 से 90 के अंदर आपको इसके अंदर जो अंक है वो प्राप्त करने होंगे। 15 अंक प्राप्त करेंगे तो आपको 15 गुना की लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। जो वैकेंसी आती है उनके पदों के अनुसार 15 गुना जो पद आते हैं उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को जिनका सीईटी पास है, जिनका एक मतलब 40% जैसे 120 अंक जिन्होंने सीईटी के अंदर प्राप्त किए हैं वो इनका अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा हम ऐसे सीधे भर्ती में नहीं सम्मिलित हो सकते, हम इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको समय इस पेपर में कितना समय दिया जाएगा कि छात्र अपने पेपर को करके आगे भर्ती के अंदर सम्मिलित हो। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर समय अपने को 3 घंटे का अपने को समय लगता है। ठीक है, 3 घंटे का इसके अंदर समय दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 नहीं, अब पहले उसके 4 ऑप्शन दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा के 5 ऑप्शन कर दिया जाता है। अब दोस्तों आपको सर 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन कैसे कर दिया? ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 4 ऑप्शन ही होता है। तो दोस्तों आजकल इसके परीक्षा के अंदर हर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर 5 ऑप्शन कर दिए कि 4 तो ऑप्शन होंगे जो उत्तर होंगे, जिसमें से सही उत्तर है उसका चयन करना होगा। और जिस दोस्त को प्रश्न नहीं आ रहा है उसको ये जो ऑप्शन होता है ए बी सी डी या एफ एस है, तो जो 5 ऑप्शन है उसको राइट करके आना होगा। उसको जो नहीं आ रहा है उसको टिक करके आना कि भाई मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा। अगर हम ऐसे ही सीधा नहीं आए प्रश्न और हमको 4 को खाली छोड़ के आ जाए कि तो हमारा उसको नंबर कटेगा। उस तरीके से हमारा नंबर कट सकता है, वरना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको ये जो ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको टिक करके आना होगा। तो दोस्तों आपने देखा समय उसका 3 घंटे का लगेगा। उसके अंदर प्रश्न 150 आएंगे और अंक कुल 150 के डबल कर लो आप 300 अंक आपको कम से कम आपको 120 इसके अंदर अंक प्राप्त करना और अधिकतम अच्छा स्कोर 180 से 190 है। आपकी मैं जिम्मेदारी देता हूं 190 आप लेके आओ, आपको इन भर्तियों में सम्मिलित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम इसकी रणनीति के बारे में आपको तय करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ के इन चीजों की तैयारी कर सकते हैं। आपको सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी जितना मेरे से होगा मैं मेरे टीम के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी इसकी चीज की कराऊंगा। तो ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं पहले कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका 12th लेवल आपको इसमें पता चला। 12th लेवल ये ग्रेजुएशन लेवल की होती है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल में जो भर्तियां थे जैसे एसआई हो गया, पटवार हो गया, ये उस लेवल की भी भर्तियां जो भाई बंधु ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं मैं उसके अंदर आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूं तो मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। ठीक है, ये भर्ती ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सीटी आती है उसके अंदर हम इन भर्तियों को देख सकते हैं। तो इसकी आयु क्या होगी इसकी? तो दोस्तों इसकी आयु होगी 18 वर्ष। 18 वर्ष जिनकी आयु हो गई है, जो मेरा भाई 18 वर्ष का हो गया है, ठीक है, टाबर तो लिया अब बड़ा हो गया, बन आप कहीं करना पड़सी, सीईटी देनी पड़सी, सीईटी देकर अपन सरकारी नौकरी लागनी पड़सी। ठीक है, सरकारी नौकरी है तो अपना घर में आवा को नहीं चाल के मैं आ जाऊं। ठीक है, बिना अपन परीक्षा देकर ही अपन नौकरी लागनी पड़सी। यहाँ कोनी भाई सीधा पेपर दे दियोगे सीधो पेपर लाग जैसी नौकरी लाग जाएगी। यहाँ कोनी है मेरा भाई, अपन ने सीईटी को पेपर देना पड़सी। अपन आधे से ज्यादा हम सीईटी को पास करके नौकरी के हकदार हो जाते हैं।
तो मेरे भाई दोस्तों, आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप मेहनत करो, बढ़िया से पढ़ो और इसे सीईटी को पास करो। और इसकी अब योग्यता है वो 4 साल की रखती है। पहले हर साल सीईटी का पेपर होता था, करवाने की बात चल रही थी कि हर साल सीईटी कराएंगे, जो अभ्यर्थी हैं 12th पास करके वो पेपर देंगे। तो भाई अब की बार एक बार पास करो, 4 साल तक मजे करो। 4 साल तक आप पास कर ली तो 12th लेवल के आधार पर आप जो पास करोगे 12th लेवल के आधार पर जो भी वैकेंसी देखने को मिलेगी उसके अंदर आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हो, पेपर पास करें। 4 साल का मजा है भाई, मात्र 5 से 6 महीने की मेहनत है और 4 साल के मजे हैं। तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। 4 साल ऐसे ही लोगों के ताने सुनने हैं कि आपको नौकरी प्राप्त करनी है। अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा, ठीक है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका सपोर्ट बन के चलूंगा, अपना भाई समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। कोई वैसे सर वैसे कुछ नहीं, आप मेरे को अपना भाई समझ के आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अच्छी सी तैयारी करेंगे। अब पूछोगे आपके इसके अंदर आयु आपने बता दी, तो आयु आपको 5 वर्ष की वजह से छूट मिलती है। जैसे ओबीसी एसटी एसटी होता है ना, वो 10 वर्ष की वजह से उसके अंदर छूट भी दे। जो भाई अधिकतम आयु के हो चुके हैं वो उसके अंदर बहुत से छूट के अनुसार आप देख सकते हो। आपको इसे पूरा सिलेबस, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल MS होम स्टडी, जिसका लिंक अभी बायो के अंदर भी है, आप देख सकते हो। उसके अंदर जाके इसका सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको पहले इसका सिलेबस अपने दीवार पे चिपकाना है, उसको चिपका के आपको देखना है मेरे को क्या क्या करना है, क्या क्या सिलेबस, उसको पॉइंट टू पॉइंट उसका पूरा करना है और आपको रणनीति इसकी बनानी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसकी आयु आपको बता दी। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो क्या क्या आने वाला है इसके अंदर आ गया अपना सामान्य विज्ञान। जो 10th लेवल की जो विज्ञान की आपने जो किताब पढ़ी होगी, जो इसका जिसके अंदर परावर्तन का नियम है और वो जो विज्ञान है सामान्य विज्ञान, वो इसके अंदर आने वाली है। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपकी कि आपको पूरा राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में अपने खुद इन नाजिज हाथों से कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति आने वाली है। राजस्थान के इतिहास के अंदर जो राजस्थान के राजवंश पैदा हुए, जो इनमें सभ्यता आई है, ठीक है, जो एकीकरण है, जो राजस्थान का एकीकरण है और जो क्रांतिकारी हैं जो पैदा हुए हैं, जो क्रांतियां हुई हैं, उनके बारे में इसको आपको देखने का मिलेगा। राजस्थान का एकीकरण में अगले वीडियो के अंदर आपको एकदम अच्छी से नोट्स के अनुसार बढ़िया सा करवाऊंगा, आप कभी नींद में भी नहीं भूलोगे, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति, इसके अंदर स्मारक हो गए, मेले हो गए, उत्सव हो गए, राजस्थान के लोक देवता हो गए, वो इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। अब है भारत का भूगोल एवं राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर भारत के भूगोल के अंदर जो भारत की मुख्य नदी, पठार और जो आदि होते हैं उनके बारे में इनको इसका प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके लिए आप एक बुक ला सकते हो, उसका नाम है लूसेंट। जो लूसेंट की बुक है उसके अंदर इसका बहुत अच्छा मैटर देखने को मिल जाता है और वो है राजस्थान को भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल में अपना देखने मिला अगर राजस्थान को उसको परिचय है, राजस्थान का नाम क्या हुआ, कब पड़ा, कैसे, उसका अक्षांश, देशांतर, इन के चीजें, भौतिक प्रदेश, राजस्थान के उद्योग धंधे, खनिज, पठार, जिले, नदियां आदि इनके बारे में देखने को मिलता है। तो ये राजस्थान का भूगोल आ गया इसके अंदर कंप्लीट। अब ये आगे भारत एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था। इसके अंदर राजस्थान पर बल सहित, मतलब इसके अंदर राजस्थान पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, जैसे मुख्यमंत्री की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति, इसके कौन नियुक्त करता है, ऐसी जो पॉलिटी आती है राजस्थान की, वो इस वीडियो इसके अंदर वो आने वाली है, ठीक। इसके अंदर भारत का भी अपना राज्य व्यवस्था, मतलब राजनीति आएगी, जैसे भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वैसे ना, तो वो चीजें अपन को देखने की मिलेगी। ये अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था। दोस्तों अर्थव्यवस्था, आप सोचोगे अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था वो होती है जिनसे अपने को आय प्राप्त होती है। जैसे राजस्थान के किले, स्मारक है, वहां पर लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर खर्चा करते हैं, जो खर्चा करते हैं उससे आय प्राप्त होती है। और जैसे अपने उद्योग धंधे हो गए, उद्योग धंधों में भी अपने को हम कोई किसी चीज का निर्माण करते हैं, उसकी हमारी जो इकोनॉमी है जो राजस्थान की ऊंची आती है। जैसे स्मारक हो गए, मेले हो गए, मेलों से भी बहुत खर्च होता है और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, तो इसके अंदर अर्थव्यवस्था के होते हैं, जिसके अंदर उद्योग धंधे हो गए, जैसे खनिज हो गई, जैसे पर्यटन स्थल हो गए, उनके बारे में अपन को देखने वाला। तो ये
जो अर्थव्यवस्था है ये दे रखी है इसके अंदर, लेकिन ये पूरा पार्ट है करंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों, करंट अफेयर का ये पार्ट है। ये करंट अफेयर क्या होता है दोस्तों, तो आप समझो कि भाई ये करंट अफेयर और क्या हो गया ना एक लफड़ा। तो करंट अफेयर का मतलब है सामसायिक घटनाएं, जो वर्तमान के अंदर जो घटनाएं हो रही है, जो राजस्थान के अंदर चर्चित व्यक्ति है, जो जिन मुद्दों के बारे में बात चल रहा है, तो उस मुद्दे का नाम लेके यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, ये मुद्दा किससे संबंधित है, तो आपको उत्तर इसका देना है। जो भारत वो राजस्थान के विशेष राजस्थान, इसके लिए आपको मुम्मल नाम की किताब आती है। मुम्मल नाम की किताब जब आप पेपर का 1 महीना रह जाए, 1 से 1.5 महीना रह जाए, तो आप इस किताब खरीदें इसको। इसके अंदर कंप्लीट आपको समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना। अब देखते हैं अपन, ये हो गया अपनी तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता। तार्किक विवेचना का मतलब होता है मैथ से बहुत मेरे दोस्त डरते हैं। ठीक है, मेरे को भी इतनी मैथ आती नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत जैसा पढ़ा सकता हूँ जैसा पढ़ाऊंगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैथ का भी एक बढ़िया से टीचर लेके आऊंगा, जो हमारा दोस्त है, प्रिय मित्र है, वो आपको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये अभी तार्किक विवेचना मतलब कि इसके अंदर होगी मैथ, जो 12th लेवल की मैथ होती है उसके अंदर अभ्यास का जैसे प्रश्न दे देगा और फिर आपको करना है। मानसिक योग्यता का मतलब है रीजनिंग, जो रीजनिंग आने वाली है दोस्तों, इसके अंदर राजनीति जैसे जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, जैसे दिशा परीक्षण हो जाएगा, राम ऐसे घुमा दो, दक्षिण की ओर मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़ा, ऐसे आपको इसके अंदर ये प्रश्न देखने होंगे। इसके लिए आप रामनिवास माथुरिया जी की जो बुक आती है, दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास वो बुक पड़ी की स्क्रीनशॉट आपके अंदर इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं वो देखता हूँ, मेरे पास पड़ी तो थी, अभी वो दूसरे रूम के अंदर होगी, मैं थोड़ी देर पहले कोई सवाल देख रहा था उसके अंदर, इसलिए। ठीक है, तो हम इसके लिए रामनिवास माथुरिया जी के आप जो फ्लिपकार्ट उस पर भी सर्च मार के देख सकते हैं। अभी रामनिवास माथुरिया की रीजनिंग की बुक कौन सी, बहुत बेहतरीन टिप्स के साथ वो बुक है, आपको अच्छे से वो समझ आएगी। और रीजनिंग मैं भी कराऊंगा आपको दोस्तों, इसके अंदर एकदम मस्त रीजनिंग करवाऊंगा, आप ऐसे रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, अब हो गए सामान्य हिंदी एवं इंग्लिश। तो सामान्य हिंदी इंग्लिश आपको पता है कि सामान्य हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे लोकोक्तियां, मुहावरे, तत्सम, सर्वनाम आदि इत्यादि लोकोक्तियां, मुहावरे, मतलब इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश करो, इंग्लिश का हिंदी। वैसे जो पत्र लेखन आता है उसके बारे में भी सवाल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर होगा टेंस, वॉइस इत्यादि है ना, जो अपन 10th के अंदर 12th के अंदर पढ़ते थे, सामान्य जो इंग्लिश होती है उसके अंदर वो इंग्लिश देखने को मिलेगी। ये होता है कंप्यूटर के अंदर अपन को MS वर्ड, MS एक्सेल जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसके बारे में अपन को सामान्य रूप से अपन को प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपको कराएगा, सब प्रश्न कराएगा। आप बस कमेंट के अंदर लिख के जरूर बताना कि आपको पहला वीडियो कौन सी चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा के दूंगा। फिर ये होगी सामसायिक घटनाएं, जो भारत एवं राजस्थान में जो करंट अफेयर आ गया है वो एक ही चीज है, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं ये। तो आप इसके मुम्मल नाम की किताब आती है वो लेके आ सकते हो, और आप अच्छे से आप इस जो एग्जाम है CET का आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपको मैंने ये सारी जानकारी दे दी है, और किसी प्रकार का कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो मेरे को, आपको मैं इसके बारे में वीडियो बना के प्रॉपर और समझा दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जो भी समझ में आया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार का आपको शंका कोई है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने भाई से पूछिए। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।